साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, राखी राठौर जी। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रचना जी। बीजेपी इस बार जिन मुद्दों को लेकर मैदान में है, अशोक गहलोत कहते हैं कि वो सारे मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे जो अशोक गहलोत 7 गारंटीज लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसी कोई गारंटी नहीं है लोगों के लिए। देखिए, ग्राउंड पर काम जो है वो सबसे बड़ी गारंटी है मोदी जी की। मुझे लगता है कि कोई सरकार जब अपने 5 साल कंप्लीट करती है तो सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने 5 सालों में क्या कहा, क्या किया, ग्राउंड पर क्या उसका उनकी जो घोषणा है उनका हश्र हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल बाद में जब नया चुनाव आ रहा है उस समय वो 7 नई घोषणाओं के साथ में फिर से एक भ्रम की स्थिति फैलाने का काम करें। मैं पूछना चाहती हूँ, 2018 के अंदर जो मैनिफेस्टो था उसका पहला बिंदु था किसानों की कर्ज माफी। कर्ज माफी नहीं हुई। किसानों की कर्ज माफी अगर मैं बात करूं तो लगभग 19,500 किसानों का जो जमीन है उसकी नीलामी हुई। लगभग 2,000 किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि उनके ऊपर कर्जे का भार था। तो सबसे पहले गहलोत जी इस बात का जवाब दें कि 2018 के अंदर जिस चुनाव घोषणा पत्र के साथ वो आए थे उस घोषणा पत्र का क्या हश्र हुआ और उसके बाद आगे की गारंटीज की बात की जाए। लेकिन अशोक गहलोत तो कहते हैं कि लाल डायरी की पूरी साजिश ही गृह मंत्रालय में रची अमित शाह ने। देखिए रचना, ये फिर एक एक्सक्यूज कहूंगी मैं तो इसको, क्योंकि ये लाल डायरी का प्रकरण जो है पिछले 4 महीने से हम राजस्थान में सुन रहे हैं और उस समय यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इनके पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी। अगर लाल डायरी में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट था तो अपनी एजेंसीज के माध्यम से क्यों नहीं बताया जनता को कि ये लाल डायरी कहाँ से उपजी है। बेसिकली लाल डायरी जो है वो गहलोत जी के ही भ्रष्टाचार का एक प्रोडक्ट है और यही कारण है कि जब विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा इस डायरी को लहरा रहा था तब सारे विधायक उसके पीछे भागे छीनने के लिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा नाम जो उस डायरी में लिखा हुआ है वो सबके सामने आ जाए। तो इस तरह का क्यों था, ये एक डाउट क्रिएट करता है। प्रधानमंत्री जी चेहरा हैं और उन्होंने कहा है सिर्फ कमल आपके सामने है और इस बार आप लोगों ने किसी को पोर्ट्रे नहीं किया है सीएम पद के लिए। लेकिन ऐसा क्यों, क्या वजह है कि केंद्र से लोगों को लेकर आए आप? तमाम सांसद जो है एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति इस बार बदल दी है। देखिए, हर चुनाव एक डिफरेंट चुनाव होता है रचना जी, और हर चुनाव के अंदर एक पॉलिसी अलग हम लोग प्लान के साथ में जाते हैं। और इस बार जिस तरह से हम मोदी जी के नाम का और कमल के निशान की बात करते हैं तो उस नाम का मतलब होता है वो विजन जो आदरणीय मोदी जी ने जिस विजन के साथ में पिछले लगभग 9.5 साल में देश में काम किया, वो विजन जो कि अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक काम हो। कोई जात पात के दायरे में कभी ऐसा नहीं हो कि किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम, सबका साथ सबका विकास की पॉलिसी के साथ जो काम किया उस विजन के माध्यम से हम लोग चुनावों में जा रहे हैं। आप विजन की बात कर रही हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में धर्म और भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार जो हुआ ही नहीं, धर्म के नाम पर बीजेपी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ये बात कहता है तो उसे शर्म आनी चाहिए कहते हुए, क्योंकि महिला, बिल्कुल मैं तो कहूंगी आपके मंच के माध्यम से कि मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती कि महिला अपराध जो है वो किस तरह से बढ़ा। उसका नाम आप बताइए, किसी भी नेता ने कभी महिलाओं के लिए प्रति जो उनकी गंभीरता है वो इस बात को दिखाती है कि वो कभी इस बात की चर्चा ही नहीं करते हैं कि महिलाओं में रेप में सबसे ऊपर जो है वो राजस्थान है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, उसकी इस हालत को करने के लिए अगर जिम्मेदार है तो वो अशोक गहलोत जी हैं। आप महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं पर ही रहते हैं। 33% का आरक्षण जो है आप लोगों ने दिया महिलाओं को, लेकिन इस बार जो लिस्ट आपने जारी की है सिर्फ 10% महिलाओं को टिकट दिया गया है। क्यों? देखिए क्या है, 33% आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका 27 साल से इंतजार था महिलाओं को, वो बहुत भारी बहुमत के साथ में लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ और हमने सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सिस्टम है उसी में 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया हुआ है। हमारी जो कमिटीज बनती हैं उसमें हम 33% स्थान महिलाओं को देते हैं। ये चुनाव थोड़ा डिफरेंट चुनाव था और आगे चल के आप देखेंगे जब ये धरातल के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो 33% महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का पॉलिसी मेकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होगा जो मोदी जी की देन होगी। और निश्चित तौर पर आगे चल के जनगणना के बाद में और डिलिमिटेशन के बाद में आप इसको एक मूर्त रूप लेते हुए देखेंगे। धर्म के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं गहलोत, बहुत दफे कह चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया। अभी हाल ही में बाबा बालकनाथ ने जो स्टेटमेंट दिया और आज रमेश बिधूड़ी ने जो भी कहा है टोंग को लेकर और तिचारा को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा अपने विकास के मुद्दे पर आते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ एक डिबेट इस बात की होनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में और मैं बताऊंगी कि हमारी केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर क्या किया। लेकिन आपके बीजेपी नेता जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं फिलहाल और चुनावी मौसम है,
देखिए रचना, पिछले 5 सालों में जिस तरह से तुष्टीकरण का माहौल राजस्थान में रहा, आपने देखा कि रोड रेज की घटनाएं यहाँ पे लगभग 7,500 हुई, लेकिन एक समुदाय विशेष का व्यक्ति अगर रोड रेज में उसकी डेथ हो जाती है तो उसे 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए, एक डेयरी बूथ, संविदा की एक नौकरी फटाफट से दे दी जाती है। उन 7,500 लोगों का क्या होगा जो रोड रेज के अंदर खत्म हुए? क्यों इस तरह का भेदभाव किया जाता है? कन्हैया लाल की मैं बात करना चाहूंगी, उसको इतनी जल्दी नहीं रिलीफ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, जितनी जल्दी उस समुदाय विशेष के व्यक्ति को चार दीवारी में जिसकी डेथ हुई उसको दे दिया। हमने देखा ड्रिल मशीन से अलवर के वो मंदिर भी टूटते हुए, हमने देखा जेसीबी के राम द्वारे को तोड़ते हुए। तो जिस तरह का तुष्टीकरण हुआ, धारा 144 लगाई गई रामनवमी के जो जुलूस है उसके ऊपर, हनुमान जयंती जो हिंदू नववर्ष है उसके जुलूस पर, लेकिन पीएफआई की रैली को चालू किया गया। रमजान के महीने में निर्बाध बिजली व्यवस्था का आदेश निकलता है लिखित, लेकिन नवरात्रों के लिए कोई आदेश नहीं निकलता। तो इस तरह से भेदभाव करने से कुछ नहीं होगा। जनता समझ चुकी है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसीलिए उस एक्शन का रिएक्शन है। जिस तरह का लोगों ने सहा है 5 साल, कहीं तो आके वो रिवर्ट करेगा और वो रिवर्ट। लेकिन आप ही के अल्पसंख्यक नेता जो कि अब कांग्रेस का एक हिस्सा बन चुके हैं, उनका कहना है कि वो बीजेपी नहीं रही जो भैरव सिंह शेखावत के वक्त थी, वो बीजेपी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त थी। माहौल बिल्कुल बदल गया है, उन्हें वहां अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन साफ। देखिए उनकी व्यक्तिगत एक राय होगी, लेकिन जिस तरह से जिस आप लीडर की बात कर रहे हैं, उनको हमारी पार्टी ने बहुत कुछ दिया। अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ उन्हें मिला है पार्टी की तरफ से, और ये पार्टी की ही देन होती है कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये पार्टी का ही होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब उनको लगता है कहीं पर भी अपने स्वार्थ सबसे ऊपर आ जाए, क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ चलती है। अगर नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ जिसको नहीं काम करना, वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन जो विचार, जो हमारा विजन है वो तो यही रहेगा, वो किसी व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होगा। और इसीलिए सबका स्वागत है जो हमारे विजन के साथ हमारे साथ काम करना चाहे, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो उनकी इच्छा। युवाओं पर आना बहुत जरूरी है। चलते चलते युवाओं का अच्छा खासा प्रतिशत है इस बार जितने लोग वोट करने वाले हैं उसमें, और साथ में युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दफे जो है इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, और भारत सबसे युवा देश भी है। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान में चुनाव हो रही हैं, उसमें क्या कोई युवा नेतृत्व इस बार बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है हमें? बिल्कुल, हम लोगों ने हमेशा युवाओं को जो है प्रमोट किया है। आप हमारी लिस्ट भी देखेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन नजर आएगा, जिसमें वरिष्ठ लोगों का एक जो उनका जो एक्सपीरियंस है उसका भी हम लोग लाभ लेंगे, और युवा शक्ति जो है उसका भी हमको बेनिफिट मिलेगा निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में। और जैसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी भी कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो युवा शक्ति है, और उसको सही डायरेक्शन देना। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे हमेशा ये भेदभाव जात पात की बात की जाती है, उससे अलग करके, और युवाओं में आजकल ये है ट्रेंड, वो लोग नहीं चाहते इस बारे में बातचीत, तो वो चाहते हैं कि किसने डेवलपमेंट किया, किसने बिना भ्रष्टाचार के अपनी योजनाओं को अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया, उसी को समर्थन, उसी को वोट देना चाहते हैं, और उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम क्या माने कि राजस्थान की बागडोर इस बार किसी युवा नेतृत्व के हाथ में भी जा सकती है? देखिए ये सब डिसीजन करने का जो है मैं मानती हूँ कि पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा, लेकिन इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी यहाँ पर बनेगा वो राजस्थान की जो स्थिति आज इतनी खराब लेवल पे चली गई है उसको सही करने के लिए कटिबद्ध होगा। महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की जो प्रॉब्लम लगातार 5 साल हमने देखी, उसको रेक्टिफाई करने का काम निश्चित तौर पे करेगा। इस मंच पर आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।